देखिए, वी विल अंडरस्टैंड कि इन द लास्ट लेक्चर हमने जो है हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, मॉनिटरी सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे थे। अब मॉनिटरी सिस्टम के चैप्टर में हमने अब तक पढ़ क्या क्या लिया, काफी हमने जो है चार पार्ट्स कवर किए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो जाके पहले जो यूट्यूब पर जो वीडियोस अवेलेबल है वो जाकर देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको ये पार्ट जो है वो काफी अच्छे से समझ आएगा। तो वो जो चार पार्ट्स हमने जो कवर किया है, अब तक हमने पढ़ा क्या क्या। तो हमने मॉनेटरी सिस्टम के चैप्टर में पढ़ा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स देखे और क्वालिटेटिव मेजर्स भी देखे। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हमने क्या क्या सीखा, तो जैसे कि CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके अलावा MSS और MSF, ये सारे हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। उसके बाद हमने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। और फिर उसके बाद में आज हम ये समझेंगे कि मॉनिटरी, ये तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ा मॉनिटरी सिस्टम का। आज हमें समझना है कि मॉनिटरी, ये जो पॉलिसी है उसके टाइप्स क्या कौन कौन से हैं। उसके अलावा मॉनिटर टाइप्स के अलावा हमें और क्या समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो आज हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स क्या क्या है और कौन से रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो देखिए, टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी। एक होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है हम इसे समझेंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रिफॉर्म लाया गया। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म लाने के लिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी 2023 के, चेयरमैन का नाम था उर्जित पटेल कमेटी। तो हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म लाने के लिए उर्जित, व्हाट ऑल recommendations दिस उर्जित पटेल कमेटी हैड गिवन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन द मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमें आज के लेक्चर में समझना है कि उर्जित पटेल कमेटी ने क्या क्या recommendations दिए, वेदर गवर्नमेंट फॉलोड दोज recommendations और नॉट, है ना, क्या गवर्नमेंट ने वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए या नहीं एज रेकमेंडेड बाय उर्जित पटेल कमेटी। और जो भी रिफॉर्म इस कमेटी ने सजेस्ट किए थे उसके बेसिस पर गवर्नमेंट और RBI के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। तो हमें ये भी समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में क्या क्या प्रोविजंस साइन हुए थे गवर्नमेंट और RBI के बीच में। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। तो हमें उसके बारे में डिटेल में समझना है। तो आई होप आपको समझा होगा कि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें पहली चीज, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दो टाइप्स होते हैं जिसे हम कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स में उर्जित पटेल कमेटी के recommendations जानने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा गया है। उर्जित पटेल कमेटी के recommendations के बाद क्या गवर्नमेंट ने उन्हें एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ये जानना है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट के प्रोविजंस क्या क्या थे जो कि गवर्नमेंट और RBI के बीच में साइन हुआ था, तो हमें अग्रीमेंट के प्रोविजंस समझना है। इसके अलावा और हमें क्या जानना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मतलब क्या है और ये काम क्या करती है। ठीक है, एम आई क्लियर? यस मैम। सही, ओके, ठीक है। सो नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, है ना। क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ये सब कवर कर लिया है। अभी देखिए, अभी हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कितने टाइप है, दो टाइप है। कौन कौन से, एक है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक है कॉन्ट्रैक्शनरी
और दूसरा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है, नाम से समझिए। कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या, मतलब कम करना, है ना। तो जब भी मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई को कम करना यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन। यानी क्या, कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना। तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें मनी सप्लाई को कम किया जाता हो, जिसमें मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता हो, है ना, उस मॉनेटरी पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब मनी सप्लाई को कम कैसे किया जाता है, तो हमने ये सारे रेट्स पढ़े हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, है ना। हमें पता है इन सब के बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है। तो हमें मनी सप्लाई को कम करने के लिए सारे के सारे रेट्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या किया, सारे के सारे रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी जिसका ऑब्जेक्टिव हो मनी सप्लाई को कम करना, उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें सारे के सारे रेट्स को बढ़ा दिया जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेंगे, सेल करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई को कम करना है, यानी आरबीआई क्या करेगी, मनी सप्लाई को मनी सप्लाई को बैंक से लेगी ना, पैसों को बैंक से लेगी, तो बदले में क्या सेल करेगी, बदले में क्या देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी, है ना। मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ये क्या कर रही है, सेल कर रही है। इज इट क्लियर, एम आई क्लियर। यस मैम। ठीक। तो देखिए, तो आपको इतना समझ गया कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई को हम कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कम कब करेंगे, क्यों कम करेंगे, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया है, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो इन्फ्लेशन को कम करना है तो क्या कम कर दो, मनी सप्लाई को कम कर दो, है ना। और मनी सप्लाई को कम करने को ही हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को और क्या क्या कहते हैं, तो इसे हॉकिश भी कहते हैं, टाइट भी कहते हैं, या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। ये सब एक ही के अलग अलग नाम है। ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। व्हाट इज सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू चेक करेंसी डेप्रिसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि डॉलर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि आरबीआई मनी सप्लाई को कब कम करना चाहेगा। तो कब कम करना चाहेगा, एक तो जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तब। और कब करना चाहेगा, जब मान लीजिए करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है ना, जब करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। यानी क्या, डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है। मान लीजिए कि अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो देखो, अगर मान लो डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डॉलर की डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड कब बहुत ज्यादा होगी, जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, है ना। जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगा तो समझिए डॉलर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी तो डॉलर क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, है ना। किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा होगी तो वो चीज क्या होगी, वो चीज एक्सपेंसिव होगी। मान लीजिए कि पहले अगर $1 70 का मिल रहा था, अब वही $1 कितने का मिल रहा है, $80 का। फॉर एग्जाम्पल, अभी आजकल का डेट तो 85 चल रहा है रेट, है ना। बट मान लीजिए कि अगर पहले $1 70 का मिल रहा था और अब वही $1 कितने रुपए का मिल रहा है, $80 का मिल रहा है, यानी क्या हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर एक्सपेंसिव हो गया। डॉलर महंगा क्यों हुआ, क्योंकि डॉलर की डिमांड बहुत हाई थी। डिमांड क्यों हाई थी, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा था। मनी सप्लाई ज्यादा है इसके लिए डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो डॉलर क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर एक्सपेंसिव है, यानी $70 दे के जो पहले $1 मिल रहा था, अब वही डॉलर मुझे कितना रुपया देकर मिल रहा है, $80 देकर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रुपी की वैल्यू तो घट गई ना,
रुपी तो क्या हुआ, रुपी डेप्रिशिएट हो गया ना, है ना। डॉलर क्या हुआ, डॉलर एप्रिशिएट हुआ। लेकिन हमारा रुपी तो क्या हुआ, डेप्रिशिएट हो गया। और अगर हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा तो इसमें लॉस किसका होगा, हमारा लॉस होगा रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से। क्यों रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा लॉस होगा। अब मान लीजिए कि हमने किसी बाहर की कंपनी, हमने कहीं लेट से हमने यूएस से उधार लिया था, ठीक है, हमने उधार लिया था। अब क्या हुआ, अब हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई। सपोज हमने $1 उधार लिया था, ठीक है, 2020 में। तो कितना रुपया देना पड़ता, 2020 में अगर हम उस उधार को वापस करते तो हमें जो है $70 देना पड़ता, है ना। हमने उधार कितना लिया है, $1 ही लिया था, यानी $70 उधार लिया था। लेकिन अगर आज हमें वही $1 उनको रिटर्न करना हो तो क्या मुझे $70 रिटर्न करना पड़ेगा, 80। नहीं ना, $80 रिटर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रुपी जब भी डेप्रिशिएट होता है तो इसमें हमारा लॉस है। समझ आ रहा है ना। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, हमें इस डेप्रिसिएशन को तो चेक करना पड़ेगा ना, इस डेप्रिसिएशन को तो कम करना पड़ेगा ना, इसे रोकना पड़ेगा ना। तो समझ आया कि डेप्रिसिएशन हुआ क्यों, डॉलर जो है वो इतना महंगा हुआ क्यों, डॉलर इतना एक्सपेंसिव क्यों हुआ, क्यों ये अप्रिशिएट हुआ, रुपी डेप्रिशिएट हुआ। तो क्यों हुआ डॉलर एक्सपेंसिव, क्योंकि डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। डॉलर की डिमांड क्यों बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा था। तो क्या करना पड़ेगा, अगर रुपी डेप्रिसिएशन को चेक करना है तो क्या करो, रुपी डेप्रिसिएशन हुआ क्यों, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा था ना। तो क्या करो, मनी सप्लाई को कम कर दो, है ना। तो समझ आया आरबीआई क्यों कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगा, मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए। तो इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तब भी मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी अगर हमारे करेंसी की वैल्यू अगर घट रही है ना, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, तब भी मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो दो ऑब्जेक्टिव है जब आरबीआई जो है वो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज क्यों करता है, क्योंकि दो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चेक करेंसी डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर, व्हाट इज कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। यस मैम। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी को और क्या कहते हैं, हॉकिश, टाइट या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी। अब नेक्स्ट देखिए, सेकेंड टाइप इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नाम से समझ आ रहा है व्हाट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशन यानी क्या, मनी सप्लाई को बढ़ाना, है ना। तो ये वो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। अब मनी सप्लाई को क्यों बढ़ाना है, इकोनॉमी में क्यों मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ताकि हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़े, हमारी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। क्यों, क्योंकि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो उसकी वजह से सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगी। अगर इकोनॉमी में रिसेशन है, यानी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ लाने के लिए मनी सप्लाई को इन्फ्यूज करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में which monetary policy will RBI will be using, expansionary monetary policy, जिसमें वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है इन सारे रेट्स को क्या करेगा, घटा देगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि इनके बीच में, मनी सप्लाई के बीच में और इन रेट्स के बीच का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट्स घटा के, सारे रेट्स को घटाकर मनी सप्लाई को आरबीआई बढ़ा देगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, बाय करेगा। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई देना है ना, बैंक्स को मनी देना है, पैसे देने हैं, तो बदले में क्या ले लेगा उनसे आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई क्या करेगा, बाय करेगा और बदले में मनी सप्लाई देगा, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये दो समझ आया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या। यस मैम। इसे और क्या कहते हैं, इसे डोविश भी कहते हैं,
अकोमोडेटिव भी कहते हैं या फिर चीप मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। तो एक्सपेंशनरी, डोविश, अकोमोडेटिव एंड चीप मॉनेटरी पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ टू काउंटर रिसेशन। ठीक है, तो दो टाइप्स हमने देखे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब हमें समझना है कि आरबीआई जो है वो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर रहा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, या फिर दोनों का बैलेंस, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी यानी ना ही बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ाना है, ना ही बहुत ज्यादा कम रखना है, बैलेंस में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई कम कर दिया तो ग्रोथ रुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई जो है वो बैलेंस्ड में होना चाहिए। तो अब हम समझेंगे कि आरबीआई जो है वो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर रहा है, एक्सपेंशनरी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर न्यूट्रल, है ना, या बैलेंस्ड रख रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें 2010 से 2014 की, तो 2010 से 2014 के बीच में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। इन्फ्लेशन ज्यादा था मतलब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगा इकोनॉमी में, है ना। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल कर दो? मनी सप्लाई को कम कर दो। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज किया होगा आरबीआई? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो 2010 टू 14 के बीच में इन्फ्लेशन हाई होने की वजह से, इन्फ्लेशन क्यों हाई था? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा थे, तो इन्फ्लेशन काफी हाई था। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई को कम करना था, इसलिए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप देखिए, अगर मनी सप्लाई को कम कर दिया आरबीआई ने तो इससे क्या हो गया? इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन मनी सप्लाई कम करने की वजह से ग्रोथ भी तो कम होगी ना। और अगर ग्रोथ रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई कम होगा, सो पीपल वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट मच, है ना। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, हमारे देश की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर तो आपने मनी सप्लाई तो कम किया, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ गया, बट एट द सेम टाइम हमारी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और अगर ग्रोथ हमारी रुक जाए, ग्रोथ कम हो जाए, तो लोग जाके आरबीआई को पूछेंगे कि ग्रोथ देश की क्यों कम है। लोग किसको पूछेंगे? गवर्नमेंट को पूछेंगे ना कि देश में ग्रोथ कम है ना। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे लोग, के प्रेजेंट गवर्नमेंट के रिजीम में तो जो है ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में टसल स्टार्ट हो गई कि आरबीआई ने इतना मनी सप्लाई कम कर दिया जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत ज्यादा रुक गई। ठीक है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया। तो अब आगे क्या हुआ? आफ्टर 2014, आफ्टर 2014 आरबीआई ने क्या किया? मनी सप्लाई को बढ़ाया। ठीक है, आरबीआई ने मनी सप्लाई को बढ़ाया, और मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया? एक्सपा एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। तो दिस इज द ट्रेंड। 10 to 14 में कॉन्ट्रैक्शनरी यूज किया। आफ्टर 2014 when inflation was to some extent controlled, in that case ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आरबीआई यूज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे मनी सप्लाई को बढ़ाया गया। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, तो व्हाट इज प्रेजेंट स्टेटस? आरबीआई कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज कर रहा है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी? So which monetary policy is RBI using is neutral monetary policy. It means ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी और ना ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शनरी। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और बहुत ज्यादा मनी सप्लाई अगर घट जाएगा तो क्या कम हो जाएगी? ग्रोथ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप मनी सप्लाई बैलेंस्ड, है ना, ताकि ना ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही बहुत ज्यादा ग्रोथ कम रुके। तो इसलिए आरबीआई एट प्रेजेंट नाइदर यूजिंग कॉन्ट्रैक्शनरी नॉर एक्सपेंशनरी, बट कैसी मॉनेटरी पॉलिसी? न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो आरबीआई इज नाइदर फुल्ली एक्सपेंशनरी nor contractionary, but is carefully balancing its approach to support growth without letting inflation rise unchecked. Understood यहां तक? क्लियर है?
यस मैम। अब देखिए, अब हम समझेंगे मॉनिटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, है ना, जो मैंने आपको बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। ठीक है, तो देखिए, साल 2013 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म की। साल 2013 में गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म की जिसके चेयरमैन का नाम था उर्जित पटेल। किस लिए फॉर्म की? ताकि ये उर्जित पटेल कमेटी जो है ये सजेस्ट कर सके कि क्या रिफॉर्म लाना है मॉनेटरी पॉलिसी में। अब उर्जित पटेल कमेटी ने जो भी सजेशन दिया, 2013 में ये सेटअप हुई थी और 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब इसने जो भी सजेशन दिया उसके बेसिस पे गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। ठीक है, तो देखिए, 2013 में गवर्नमेंट ने उर्जित पटेल कमेटी सेटअप की थी जिसने 2014 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया जिसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। और साल 2016 में इस अग्रीमेंट में जो भी चीजें, जो भी प्रोविजन साइन हुए थे, जिन बातों पर भी अग्री किया गया था, उसको आरबीआई एक्ट में इंक्लूड किया गया, आरबीआई एक्ट में मेंशन किया गया और एक कमेटी बनाई गई 2016 में जिसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। तो अब हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पर कि व्हाट ऑल वर दोज recommendations given by Urjit Patel committee, whether government followed those recommendations or not। उसके बाद हम समझेंगे ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट, व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ दोज अग्रीमेंट, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंडेशन क्या दिया। उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंडेशन क्या दिया, कमेटी रेकमेंडेशन। तो देखिए क्या क्या रेकमेंडेशन दिया, यहाँ पर जो है लाइन से ये सारे रेकमेंडेशन है। तो क्या क्या रेकमेंडेशन दिया? सबसे पहले तो कमेटी ने रेकमेंडेशन दिया कि आप ये जो मॉनिटरी पॉलिसी बनाते हो, मॉनिटरी पॉलिसी बनाना यानी क्या, रेट्स डिसाइड करना। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो देखिए, एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ, तो हमें यहाँ पर समझना क्या है, तो कमिटी ने क्या रिकमेंडेशंस दिए। ये रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है मेंस में। तो इसने कहा कि देखिए, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाया जाता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितना है, ग्रोथ कितनी है, हम क्या रेट रखे, कम रखे या ज्यादा बढ़ाए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना है या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना है ना, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। तो कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी रेकमेंडेड कि आप ऐसा करिए, 5 मेंबर की आप कमेटी बनाइए, 5 मेंबर की कमेटी मिलकर ये सारी चीजें डिसाइड करेगी। ठीक है, और एक कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी, एक श्री कृष्णा नाम की कमेटी थी जिसने कहा था कि आप 7 मेंबर की कमेटी बनाइए। लेकिन उर्जित पटेल कमेटी ने कितना मेंबर की कमेटी रेकमेंड की थी? 5 मेंबर की कमेटी बनाइए जो मॉनिटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारी चीजें डिसाइड करेगी। ठीक है, अब ये जो कमेटी है, अब देखो इनका काम क्या होगा। इनका काम होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये कमेटी का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लेकिन जब जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इनका काम है, तो पहले पता तो होना चाहिए ना कि इन्फ्लेशन कितना है। तो इन्फ्लेशन कैसे पता चलेगा? तो हमें पता है कि हमारे पास इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, है ना। तो उर्जित पटेल कमेटी ने ये रेकमेंड किया कि जब भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी को बना रही है और उनको ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो वो पहले इन्फ्लेशन पता करे कितना है और वो कौन सा इंडेक्स देखे,
WPI या फिर CPI। तो उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि आप मॉनेटरी पॉलिसी CPI के बेसिस पर बनाओ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे बनाओ, ना कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है WPI क्या है, इट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स ऑफ इन्फ्लेशन as it does not include services, है ना, it only includes, it only gives us inflation in goods, that too very limited goods, ठीक है, it means it is not comprehensive indicator। तो इसने recommend किया कि draft monetary policy based on CPI and not WPI, ठीक है। तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी के में 5 मेंबर्स होंगे इस कमेटी में, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा, और इन्फ्लेशन जब कंट्रोल करना है तो पहले ये इन्फ्लेशन इंडिकेटर देखेंगे, WPI नहीं बल्कि CPI देखेंगे। ओके, अब समझ गया कि इतना इन्फ्लेशन है, अब हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो कितना इन्फ्लेशन रखना है, व्हाट इज द टारगेट। तो कहा कितना इन्फ्लेशन रखना है, 4 ± 2%, ठीक है, यानी कि मिनिमम लिमिट कितना, 4 - 2 यानी 2, और मैक्सिमम लिमिट कितना, 4 + 2 यानी 6। तो इन्फ्लेशन आपको कितना मेंटेन करना है, कितना रेंज होना चाहिए उसका, 2 to 6% के बीच में आप क्या करिए, इन्फ्लेशन को मेंटेन करिए। ये सब कौन रेकमेंड कर रहा है, उर्जित पटेल कमेटी रेकमेंडिंग कि आप 5 मेंबर की कमेटी बनाओ। उसके अलावा इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जॉब है इनका, है ना। तो ये कौन सा इन्फ्लेशन इंडिकेटर देखेंगे, CPI देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब इतना इन्फ्लेशन है तो हमें इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है, तो कितना इन्फ्लेशन मेंटेन करना है, तो रेंज होनी चाहिए 2 to 6%। इन्फ्लेशन 2% से नीचे नहीं होना चाहिए, या फिर 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना इनका टारगेट है। अब देखिए, अब जब ये इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जब ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। अब अगर मनी सप्लाई कम कर दिया, उसकी वजह से ग्रोथ तो रुकेगी ना, है ना, ग्रोथ तो कॉम्प्रोमाइज होगी अगर मनी सप्लाई कम हो गया इकोनॉमी में। तो कमिटी, तो अब RBI को टेंशन होगा कि हम मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर रहे हैं, मनी सप्लाई को तो कम कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से तो ग्रोथ भी रुक जा रही है, तो अब क्या करें, है ना। तो उर्जित पटेल कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि RBI, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव, इनका प्राइम फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्राइस स्टेबिलिटी, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ग्रोथ। तो उन्होंने कहा कि प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इज प्राइस स्टेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस यस। है ना। तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी क्या टारगेट करना है आपको, इन्फ्लेशन को पहले टारगेट करना है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इज टू टारगेट द इन्फ्लेशन, इज टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। means growth is secondary objective, but what is the primary objective of monetary policy committee, inflation control. So this is also one of the recommendations given by Urjit Patel committee, that monetary policy committee should adopt flexible inflation targeting policy। इसका मतलब समझ आया, इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है? समीर, तेजस, इज इट क्लियर? यस मैम। देखिए, अब आगे और क्या रिकमेंडेशन दिया इन्होंने, तो देखिए, जब ये मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी में 5 मेंबर होना चाहिए। कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, है ना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोथ। कितना टारगेट मेंटेन रखेंगे, तो 2 to 4 ± 2%, है ना। उसके अलावा और रिकमेंडेशन दिया कि ये जो रेपो ट्रांजैक्शन है, रीपरचेस ऑपरेशन है, पहले जो है वो सिर्फ 14 डेज के लिए कंडक्ट किया जाता था। रेपो क्या होता है ये हम पहले ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं। तो ये जो रेपो ट्रांजैक्शन है, ये पहले सिर्फ 14 डेज तक ही कंडक्ट किया जाता था, रेपो रीपरचेस ऑपरेशन। लेकिन उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि लॉन्ग टर्म रेपो भी क्या करिए, इंट्रोड्यूस करिए।
तो फ्यू लॉन्ग टर्म रेपो भी इंट्रोड्यूस करिए। रेपो में क्या होता है, बैंक आरबीआई से लोन लेती है, तो पहले जो है सिर्फ 14 डेज के लिए ही रेपो ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या रेकमेंड किया, फ्यू मोर लॉन्ग टर्म रेपो शुड बी इंट्रोड्यूस, यानी 14 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी बैंक्स को आरबीआई को लोन देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो है वो लोन दो, तो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए रेपो जो है वो आप इंट्रोड्यूस करिए। लेकिन हमें पता है कि ये जो रेपो है, रेपो रेट है, हम इसे पॉलिसी रेट भी कहते हैं, है ना, ये हम सब पहले डिटेल में कर चुके हैं। तो रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, हमें ये भी पता है। तो अब अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अगर लोन दिया जाएगा बैंक्स को, अलग अलग टाइम पीरियड का रेपो होगा, तो इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होगा, रेपो रेट भी अलग अलग होगा। तो क्या इसमें से पॉलिसी रेट फिर कौन सा होगा, है ना। तो पॉलिसी रेट अभी भी वही होगा, जब 14 डेज के लिए रेपो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाएगा, वही इंटरेस्ट रेट विल सर्व एज पॉलिसी रेट। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. क्या, तो आरबीआई शुड इंट्रोड्यूस few relatively longer term repo for different period, repo rate would be different, but 14 days repo rate should continue to serve as policy rate। अब देखिए, तो अब उर्जित पटेल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, अगर मैं एक कहानी में आपको समझाना चाहूँ तो उन्होंने कहा, देखो आपको मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करनी है, आप एक कमेटी बना दो 5 मेंबर की। कमेटी काम क्या करेगी, तो कमेटी का काम होगा इन्फ्लेशन को टारगेट करना, इन्फ्लेशन टारगेट पॉलिसी, ग्रोथ उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, पहले वो इन्फ्लेशन को कम करेगी। कितना रेट कितना मेंटेन करेगी इन्फ्लेशन, तो कहा देखो 4 ± 2%, 2 to 6%। उसके अलावा और रेपो रेट और रेपो ड्यूरेशन जो है उसको और इंक्रीज करिए, और कहा ठीक है चलो, अब आपने मॉनेटरी पॉलिसी बना दिया, आपने रेट डिसाइड कर दिया, अब आपने जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, अब आपको ये पता करना है क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या उसकी वजह से इकोनॉमी में कोई चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। आपको ये रिव्यू तो करना पड़ेगा। तो पहले जो है, बिफोर रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी 2014 से पहले क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू किया जाता था, यानी कि हर 3 महीने पर रिव्यू किया जाता था। बट कमेटी रिकमेंडेड टू रिव्यू मॉनिटरी पॉलिसी एवरी 2 मंथ्स, है ना, यानी कि रिव्यू द मॉनिटरी पॉलिसी एट बाय मंथली इंटरवल। ठीक, तो आपने जब सारा सब कुछ बना लिया, आप इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हो, है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी है, आप इस रेंज में जो है वो मेंटेन रख रहे हो, सब बनाने के बाद आप हर 2 महीने में क्या करिए, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू भी करिए। उसके बाद कमेटी ने और एक सुझाव दिया, गवर्नमेंट को भी सुझाव दिया, रिकमेंडेशन दिया, कहा कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3% ऑफ जीडीपी या फिर उससे भी कम कर देना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो 100 रुपया, और गवर्नमेंट की इनकम जो है सपोज करिए कि वो 50 रुपया है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू गवर्नमेंट को आया है 50 रुपया, और उसका एक्सपेंडिचर है 100 रुपीज, 100 रुपीज खर्चा है, 50 रुपया इनकम आई है, तो अभी भी गैप कितना है, 50 रुपया और चाहिए ना गवर्नमेंट को, 50 रुपए का डेफिसिट हो रहा है ना उसे, तो इसी डेफिसिट को हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब ये जो 50 रुपए का डेफिसिट है, ये जो 50 रुपए की कमी है, गवर्नमेंट इसको कैसे पूरा करेगी, गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी, गवर्नमेंट इसे बोरो करेगी, है ना, तो इसे बोरो करेगी। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना था, 50 रुपया, वही 50 रुपया गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरो कर रही है। इसलिए जितना गवर्नमेंट बोरो कर रही है उसे ही हम क्या कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट जितना रुपया बोरो कर रही है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो किया तो खुद के पॉकेट में तो रखने के लिए नहीं किया, वापस से उसको इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट का अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, यानी अगर गवर्नमेंट ज्यादा बोरो कर रही है, तो क्या होगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
है ना, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए उर्जित पटेल कमेटी ने रेकमेंडेशन दिया, कहा कि ये जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 3% ऑफ, ब्रिंग इट डाउन टू 3% ऑफ जीडीपी और इवन लेस, है ना, जितना भी हमारा जीडीपी है उसका सिर्फ 3% आप बोरो करिए या फिर उससे भी कम करिए। क्यों? क्योंकि आप बोरो करोगे, अगेन यू विल इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी, इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ आया? एम आई क्लियर? समीर, तेजस? यस मैम, यस मैम। तो कमिटी रेकमेंडेशंस, है ना, तो हमने समझ लिया कि कमिटी की रेकमेंडेशंस क्या क्या थे। अब हमें ये जानना है कि कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे क्या गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लिए। कमेटी ने तो रेकमेंडेशंस दे दी, वेदर गवर्नमेंट फॉलोड दोज रिकमेंडेशंस और नॉट, क्या ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए या नहीं। तो जितने भी कमेटी ने रेकमेंडेशंस दिए थे, उन सारे रेकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने जो है वो फॉलो किया। ठीक है, तो हम क्या, तो वो क्या बन गए, रिफॉर्म्स बन गए ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। जैसे कि क्या क्या उसने क्या कहा था, कमेटी ने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है ना, उर्जित पटेल ने कहा था कि 5 मेंबर की कमेटी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है। हमने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई, लेकिन 5 मेंबर की नहीं, कितने मेंबर की, 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई। ठीक है, अब आगे ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। और क्या बोला था उसने, ड्राफ्ट मॉनिटरी पॉलिसी बेस्ड ऑन सीपीआई एंड नॉट ऑन डब्ल्यूपीआई। तो अभी मॉनिटरी पॉलिसी ड्राफ्ट की जाती है बेस्ड ऑन सीपीआई एंड नॉट ऑन डब्ल्यूपीआई, तो हमने इसको भी फॉलो कर लिया, है ना। फिर क्या बोला था, मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट कितना, 4 ± 2%। तो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट यही है, 4 ± 2%, है ना। उसके अलावा और क्या बोला था, आरबीआई शुड अडॉप्ट, सॉरी, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी शुड अडॉप्ट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी। हम जो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया। उसके अलावा और रिकमेंडेशन दिया था कि इंट्रोड्यूस फ्यू मोर लॉन्गर टर्म रेपो। तो हमने जो है लॉन्गर टर्म के लिए भी रेपो रीपर्चेस ऑपरेशन को स्टार्ट किया, 14 डेज से ज्यादा जिसमें लोन दिया जाता है बैंक्स को, लेकिन पॉलिसी रेट जो है वो 14 डेज वाला ही है। उसके अलावा और क्या बोला था, रिव्यू द मॉनेटरी पॉलिसी एट बाय मंथली इंटरवल, है ना। तो हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी का बाय मंथली इंटरवल पर जो है मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करते हैं। तो सारा जो रेकमेंडेशंस दिया था उर्जित पटेल कमेटी ने, ऑल दोज रेकमेंडेशंस वर बीइंग फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट वन। क्या बोला था उसने, गवर्नमेंट के लिए क्या रेकमेंडेशन दिया था, कि गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम करना चाहिए। कितना करना चाहिए, 3% ऑफ जीडीपी और लेस। ठीक है, लेकिन यानी क्या बोला था, गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बोरो करते हो, अगेन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हो, उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है ना। तो आप क्या करिए, कम करिए, ये बोला था कमिटी ने। लेकिन हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम नहीं हुआ है, हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर हम बात करें 2022-23 की, तो 2022-23 में कितना परसेंट ऑफ जीडीपी, 6.4% ऑफ जीडीपी था। यानी कि गवर्नमेंट ने 6.4% ऑफ जीडीपी जो है वो बोरो किया, वो हमारा फिस्कल डेफिसिट था। अगर हम 2023-24 की बात करें तो कितना था, 5.6% ऑफ जीडीपी रिड्यूस हुआ, है ना। अगर हम 2024-25 की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि कितना परसेंट होना चाहिए, 4.9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये वाला जो रिकमेंडेशन दिया था ये नहीं फॉलो हो पाया, बाकी सारे रिकमेंडेशन जो है वो हमने फॉलो किए। तो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लिखने आए, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको ये सारे रिफॉर्म्स लिखने हैं। ठीक, उसके बाद में फिर मैंने आपसे कहा था कि बेस्ड ऑन द कमिटी रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट and RBI had signed one agreement which is known as Monetary Policy Framework Agreement, which is known as Monetary Policy Framework Agreement.
ठीक है। तो ये अग्रीमेंट जो है वो 2015 में साइन हुआ। अब हमें जानना है कि इस अग्रीमेंट में दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई, क्या अग्री हुआ, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, अग्रीमेंट यानी दो पार्टीज के बीच में कुछ बातें अग्रीड थी, है ना। तो क्या क्या प्रोविजंस थे इस अग्रीमेंट के, अब हमें वो जानना है। तो क्या क्या प्रोविजंस थे, तो देखिए इस अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हुआ, आरबी दो पार्टीज के बीच में, आरबीआई एंड गवर्नमेंट के बीच में। तो इस अग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये जो बनेगी उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा अभी हमने समझा था, क्या ग्रोथ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा या इन्फ्लेशन कंट्रोल, अभी हमने देखा था इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो कहा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी is to control the inflation, is to maintain the price stability, keeping in mind objective of growth। ठीक है, तो अग्रीमेंट में एक बात ये डिसाइड हुई कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, और क्या डिसाइड हुआ कि इन्फ्लेशन टारगेट कितना होगा और कौन डिसाइड करेगा। तो इस अग्रीमेंट का नेक्स्ट जो फीचर था, जो प्रोविजन था, वो ये था कि इन्फ्लेशन रेट है, ये जो टारगेट है, जो 2 to 6% का ये जो टारगेट है, ये टारगेट कौन डिसाइड करेगा। तो ये टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, लेकिन इस टारगेट को मेंटेन कौन रखेगा, आरबीआई रखेगी, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड द इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई आफ्टर एवरी 5 years। ठीक है, तो ये टारगेट जो है 2016 में डिसाइड किया गया। 2016 से 21, 5 साल के लिए टारगेट डिसाइड हुआ था, कितना, 4 ± 2%। तो अब 21 के बाद में वापस से टारगेट डिसाइड करना था कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या होना चाहिए। तो गवर्नमेंट रिटेन्ड द सेम टारगेट ऑफ 4 ± 2%। तो अभी 2021 से 2026 तक सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन्ड द सेम टारगेट ऑफ 4 ± 2%। तो हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के प्रोविजंस क्या क्या थे। ठीक है, तो क्या क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इन्फ्लेशन प्राइस स्टेबिलिटी जो है ऑब्जेक्टिव होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, है ना। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ होगा। इन्फ्लेशन टारगेट कौन डिसाइड करेगा, तो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई आफ्टर एवरी 5 years। और आरबीआई विल मेंटेन दिस टारगेट, आरबीआई को मेक श्योर करना होगा कि इन्फ्लेशन इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 6% और नॉट फॉलिंग बिलो 2%। तो आरबीआई हैज टू मेंटेन दिस इन्फ्लेशन टारगेट बिटवीन 2% to 6%। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट को रिटेन नहीं कर पाती है, उसे मेंटेन नहीं कर पाती है, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो आरबीआई को मेंटेन करना है, और अगर नहीं तो आरबीआई इज अकाउंटेबल, आरबीआई इज आंसरेबल, व्हाई इज इट नॉट एबल टू मेंटेन दैट इन्फ्लेशन टारगेट। तो इस अग्रीमेंट में ये भी डिसाइड हुआ गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में कि अगर आरबीआई ये जो टारगेट है 2 to 6% का, इफ आरबीआई इज नॉट एबल टू मेंटेन दिस टारगेट फॉर 3 consecutive quarters, यानी कि 9 months, कि अगर आरबीआई 9 महीने तक के लिए 9 महीने तक अगर इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है, इन दैट केस आरबीआई विल हैव टू सबमिट रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें आरबीआई को रीजन भी बताना पड़ेगा कि वो क्यों टारगेट को मेंटेन नहीं कर पाई, है ना। इसका मतलब कि आरबीआई इज अकाउंटेबल। तो ये भी अग्रीमेंट में बात की गई, है ना। आरबीआई विल बी डीम्ड टू फेल if inflation remains below 2% and above 6% for 3 consecutive quarters, that is 9 months. In case of failure, RBI will have to submit report to Government of India explaining the reasons and propose remedial actions। ठीक है, उसके अलावा और क्या डिसाइड हुआ इस अग्रीमेंट में, तो कहा कि ये जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, है ना। तो इसका प्राइमरी फंक्शन होगा रेपो रेट को डिसाइड करना। हमने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में
और भी बहुत सारे रेट्स पढ़े हैं, है ना। तो वो सारे रेट्स को डिसाइड करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो ये क्या डिसाइड करते हैं, ये रेपो रेट डिसाइड करते हैं पॉलिसी रेट। या पॉलिसी रेट डिसाइड करते हैं। और रेपो रेट के बेसिस पे सारे बाकी के जो दूसरे रेट्स है वो डिसाइड होंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था, बैंक रेट पढ़ा था, एमएसएफ रेट पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था, है ना। जितना रेपो रेट होता है बैंक रेट में हम कितना प्लस कर देते हैं, 0.2, 0.25। 0.25। वेरी गुड तेजस। उसके अलावा अगर हम एमएसएफ रेट की बात करें तो हम उसमें भी प्लस 0.25% ऐड करते हैं रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट में हम क्या करते हैं, रेपो रेट में -0.25% कर देते हैं, है ना। तो बाकी के तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, रेपो रेट डिसाइड करना इज द प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। बाकी के सारे रेट ऑटोमेटिकली जो है वो डिसाइड होंगे बेस्ड ऑन रेपो रेट। अब देखिए, अब रेपो रेट का मतलब हमें पता है क्या है। रेपो रेट का मतलब क्या, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक आरबीआई से लोन लेगी उसे हम रेपो रेट कहेंगे, है ना। समझ आ रहा है, ये हमने जो है वो पहले भी पढ़ा है। तो अगर मान लीजिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक्स ने आरबीआई से लोन लिया है ना, सपोज कि वो रेट बहुत ज्यादा है, तो बैंक जब लोगों को लोन देगी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो ज्यादा होगा ना। क्यों, क्योंकि बैंक को खुद ही आरबीआई से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिला है, ठीक है। इस तो ये जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट ये डिसाइड करेगा कि आगे बैंक कितना इंटरेस्ट रेट लेगी, इंटरेस्ट रखेगी अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक। उसके अलावा तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इसके प्रोविजंस क्या क्या थे अग्रीमेंट के। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, प्राइस स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल है, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेट इनको मेंटेन करना है, और कौन डिसाइड करता है इन्फ्लेशन टारगेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। So government decides and RBI has to maintain. If RBI fails to maintain, then RBI will have to submit report to Government of India. इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, सो दे विल डिसाइड व्हाट, रेपो रेट, पॉलिसी रेट। उसके अलावा ये क्या करेगी, और इस अग्रीमेंट में ये भी हुआ कि आरबीआई विल पब्लिश बाय एनुअल यानी कि हाफ ईयरली रिपोर्ट। आरबीआई जो है हर 6 महीने पर एक रिपोर्ट निकालेगी जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कहेंगे। इस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में आरबीआई क्या बताएगी, तो इट शुड इंडिकेट सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 6 to 18 months। यानी उससे किस इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, आगे 6 से 18 महीने में कितना इन्फ्लेशन हो सकता है, इसकी फोरकास्टिंग की जाएगी। तो आरबीआई जो रिपोर्ट बाय एनुअली निकालेगी उसमें वो बताएगी कि इन्फ्लेशन जो है उसका रीजन क्या है, और आगे इन्फ्लेशन 6 to 18 months के लिए कितना हो सकता है। So these were the provisions, these were the provisions which were agreed, and an agreement was signed which is known as Monetary Policy Framework Agreement. It was signed in the year 2015. तो अब तक हमने पढ़ा, हमने देखा कि क्या रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो कमेटी बनाई थी, ठीक है। उसके अलावा कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे, उर्जित पटेल कमेटी ने वो सारे रिकमेंडेशंस फॉलो किए एक्सेप्ट वन, that was about fiscal deficit. Then we also have seen an agreement which was signed between Government of India and RBI, which is known as Monetary Policy Framework Agreement. अब हमें लास्ट में देखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि बनाई गई थी 2016 में। तो 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कमेटी ने रेकमेंड किया था 5 मेंबर की बनाई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, लेकिन हमने कितने मेंबर की बनाई, 6 members मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये जो 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई, तो इसमें 3 मेंबर जो है वो आरबीआई से आते हैं, और 3 members आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो अब आरबीआई के कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर हु इज इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और एक आरबीआई ऑफिसर होता है वो जो जिसे आरबीआई का गवर्नर ही नॉमिनेट करता है। तो ये 3 मेंबर्स हो गए आरबीआई के।
है ना। तो और बाकी के 3 मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तो 3 मेंबर्स कैसे आते हैं, तो देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक कमिटी बनाती है जिसको कहते हैं सिलेक्शन कम सर्च कमिटी। ये कमिटी का काम क्या होगा, ये कमिटी का काम होगा लोगों को नॉमिनेट करना, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का मेंबर बनने के लिए ये कमिटी क्या करती है, ये कमिटी सिलेक्ट करती है कि कौन से 3 मेंबर्स मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट अपॉइंट सिलेक्शन कम सर्च कमेटी, और वो सिलेक्शन कम सर्च कमेटी क्या करेगी, लोगों को सिलेक्ट करेगी, 3 लोगों को, और वो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का हिस्सा बनेंगे, है ना। यानी कि दीज 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। समझ आया। तो 6 मेंबर्स होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, 3 मेंबर्स आएंगे आरबीआई की तरफ से, और 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट सिलेक्ट करके भेजेगी। तो ये हो गए 6 मेंबर्स। अब देखिए, अब ये जो आरबीआई वाले मेंबर्स हैं, ये लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर है। इसका क्या मतलब, कि जब जब ये ऑफिस में है, मान लीजिए जो भी आरबीआई का गवर्नर है, ऑटोमेटिकली ही विल बिकम व्हाट, पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, है ना। और अगर मान लो अब कोई नया गवर्नर आ गया, तो नया गवर्नर जो है बन जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मेंबर। तो इन तीनों का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, जब तक ये ऑफिस में है तब तक ये इसके मेंबर है। अगर ऑफिस में कोई दूसरा मेंबर आ गया, तो कोई दूसरा मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बन जाएगा। इसलिए कहा कि दीज 3 मेंबर्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन होगा, आरबीआई का गवर्नर होगा। ठीक है, ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए आई हैव बीन एम्फसाइजिंग ऑन एवरी माइनर डिटेल्स, बिकॉज ऑल दीज, जो भी मैं कह रही हूँ, इन सारी चीजों पर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ये 6 मेंबर्स हो गए। तो ये इन लोगों का कोई फिक्स टर्म नहीं है, ये 3 मेंबर्स का। आरबीआई वाले ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन कौन होता है, तो वो आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है। उसके अलावा ये 3 मेंबर्स, बाकी के 3 मेंबर्स जो गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, इनका टर्म कितना होता है, 4 साल का टर्म होता है। ठीक है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, अब इनकी मीटिंग होती है मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के लिए, है ना। तो मीटिंग जो है वो कम से कम एटलीस्ट 4 बार तो होनी चाहिए साल में, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स इन अ ईयर। ठीक है। और मीटिंग्स में जो भी हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग उन्हें 14 डेज के बाद जो है वो डिस्क्लोज करना होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है, तो ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन कितना है, क्या इन्फ्लेशन कम करना है, क्या रेट बढ़ाना है या घटाना है ना, एक्सपेंशनरी पॉलिसी रखना है या कंट्राक्शनरी रखना है या न्यूट्रल रहना है ना। ये लोग क्या डिसाइड करेंगे, रेपो रेट डिसाइड करेंगे, पॉलिसी रेट डिसाइड करेंगे, यही इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब अगर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 बार मीटिंग तो होनी चाहिए साल की, और मिनट्स ऑफ मीटिंग टू बी डिस्क्लोज आफ्टर 14 डेज। कोरम कितना होना चाहिए, तो 4 मेंबर्स। कोरम का क्या मतलब, यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग। तो मिनिमम मेंबर कम से कम कितने होने चाहिए, 6 में से 4 मेंबर्स तो होने चाहिए, तभी ये मीटिंग स्टार्ट होगी। इनका रोल क्या है, तो ये क्या डिसाइड करते हैं, रेपो रेट डिसाइड करते हैं, है ना। उसके अलावा डिसीजन कैसे लेंगे, अब मान लीजिए डिसीजन लेना है कि रेपो रेट हमें इतना रखना है। ठीक है। तो डिसीजन कैसे लेंगे, गवर्नमेंट के भी मेंबर है और आरबीआई के भी मेंबर है। तो डिसीजन जो है, डिसीजन इज टेकन बेस्ड ऑन वोटिंग। हर एक मेंबर के पास जो है एक वोटिंग राइट होता है। ठीक है। हर एक मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होगा। और अगर मान लीजिए टाई की सिचुएशन आ गई, मान लो 3 मेंबर्स ने किसी एक चीज को वोट दिया है और 3 मेंबर ने किसी दूसरी चीज को वोट दिया है, तो आप क्या करें, तो ये तो टाई वाली सिचुएशन आ गई है। तो उस केस में आरबीआई के गवर्नर को एक एक्स्ट्रा वोटिंग पावर है।
तो आरबीआई गवर्नर जो है वो कास्टिंग वोट डाल सकता है। ठीक है, तो डिसीजन इज बेस्ड ऑन वोटिंग एंड ईच मेंबर कैन वोट वंस। इन केस ऑफ अ टाई, आरबीआई गवर्नर विल हैव सेकंड चांस ऑफ वोटिंग। ठीक है, गवर्नर को कोई यहाँ पे वीटो पावर नहीं है, बस वो कास्टिंग वोट डाल सकता है। फिर क्या होगा, जहां पर आरबीआई गवर्नर ने वोट डाला वो जो है डिसीजन फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है तो वो समझिए। तो पहले अभी हमें समझ आया कि 2016 में जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी तो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट के मेंबर भी है और आरबीआई के मेंबर भी है। ठीक है, दोनों मिलकर साथ में डिसाइड कर रहे हैं कि क्या रेट होगा, इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल करना है, ग्रोथ कैसे मेंटेन करनी है, मनी सप्लाई कितना होना चाहिए, क्या रेपो रेट होगा, है ना। सो बोथ द पार्टीज आर डिसाइडिंग। लेकिन पहले क्या होता था, 2016 से पहले, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, होता ये था कि देयर वाज वन टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी टीएसी, ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी क्या करती थी, तो ये रेकमेंड करती थी आरबीआई के गवर्नर को, एडवाइस करती थी। एंड बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, आरबीआई गवर्नर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को ड्राफ्ट करता था। ठीक है, अब होता ये था कि आरबीआई गवर्नर ने ड्राफ्ट किया और अब वैसा इंप्लीमेंट किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। अब मान लो उसने कुछ ऐसा रेट डिसाइड किया जिससे मनी सप्लाई बहुत कम हो गया, क्यों, क्योंकि उनका काम है इन्फ्लेशन कंट्रोल, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो अगर मान लो कुछ मनी सप्लाई को कम किया और मनी सप्लाई घट गया जिसकी वजह से ग्रोथ भी बहुत ज्यादा रुक गई, है ना, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को लोग क्वेश्चन करेंगे। तो गवर्नमेंट आरबीआई को क्वेश्चन करेगा कि आरबीआई ने क्यों मनी सप्लाई इतना कम किया, क्यों रेपो रेट को इतना ज्यादा कर दिया। तो दोनों के बीच में क्या होता था, टसल होता था इस वजह से, है ना। क्यों, क्योंकि अर्लियर ओनली आरबीआई वाज रिस्पांसिबल टू फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी एंड टू इम्प्लीमेंट इट, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें दोनों मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए मेंबर्स भी है और आरबीआई के मेंबर्स भी हैं। यानी कि अब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, है ना। सो देयर विल बी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, देयर विल बी कोऑपरेशन बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट। वहां पर दोनों के बीच में जो है वो टसल नहीं होगा, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, है ना। अब आरबीआई पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, उसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, देखिए, डाइवर्स व्यू है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन जो है वो इम्प्रूव होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ेगा आरबीआई और इसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी, पॉलिटिकल प्रेशर जो है जो आरबीआई गवर्नर पर होता था वो रुक जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। एम आई क्लियर? यस मैम। यहां तक तो देखिए, आज हमने समझ लिया, तो हमने समझा, आज हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो टाइप्स, कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी। उसके बाद हमने समझा कि ट्रेंड्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का। फिर हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म के लिए उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस, फिर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, प्रोविजंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, उसकी मीटिंग कैसी होती है, ये सारी चीजें हमने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए, जितना भी आज आज के हमने सेशन में पढ़ा, यहाँ पर उससे रिलेटेड यूपीएससी में आए गए क्वेश्चन आप देखिए। साल 2017 में, 2021, 17 में दूसरा क्वेश्चन है, उसके अलावा 2016, 2013, 20, ये सारे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। लेकिन मेंस में देखिए, मेंस में 2016, 21, 2018, 2018, 2021, ठीक है, और 2020। तो आप देखिए ये सारे जो है, ये टॉपिक जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ग्रुप में भेज दूंगी, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर नहीं हो पाए तो देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन एंड वी विल स्टार्ट विद सम न्यू चैप्टर। ठीक है, दिस चैप्टर इज ओवर।
In the next session, we will begin with some other chapter. Am I clear? Yes. ठीक है, तो अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ठीक, चलिए, बाय, गुड नाइट. बाय मैम. बाय.